सर पहले मैं केसेस करवा रहा हूँगा तुम लोगों को। आज की क्लास में हम केसेस कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कुछ करवा रहा हूँ सर। वो ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ कि ना आप लोगों को डिसाइड करने हैं कि ये जो फ्री कंसर्न का केस है, आपने सारे केसेस पढ़ लिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया सर, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया सर, आपने फ्रॉड पढ़ लिया, आपने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, आपने मिस्टेक पढ़ लिया सर। अब आपने ना इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हीं एग्जाम्पल में से ना पेपर के अंदर कोई एग्जाम्पल सर आ सकता है, पेपर के अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल कवर हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल करने जरूरी है। ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि सर कौन सा जो केस है वो कौन सा केस जो है वो कौन से सिनेरियो में कवर हो रहा है। ठीक है ना। तो सर एक रजिस्टर और कॉपी, रजिस्टर और पेन ले लें, इनको लिखते जाएं। एक थ्रेटन्स टू किल जेड वाई सन, एक थ्रेटन टू किल जेड वाई सन if y refuses to sell his house to him, y agrees to sell his house, y agrees to sell his house। अब ये बताओ सर, एक्स कह रहा है जेड को कि एक धमकी दे रहा है कि यार मैं जेड को और वाई तुम्हारे बेटे को ना मार दूंगा अगर तुमने मुझे अपना घर सेल नहीं किया। अगर तुमने मुझे अपना घर सेल नहीं किया तो मैं जेड को भी मार दूंगा, ठीक है, और तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। एक से एक बंदा है जो कि वाई को कह रहा है कि तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा और जेड को भी मार दूंगा। जेड भी कोई से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये बताओ कि सर ये जो है कौन से फ्री कंसर्न जो है वो कौन से थ्रू सर, कौन से केस के थ्रू जो है ना यहाँ पे फ्री कंसर्न खत्म हो रही है सर? क्वेश्चन के केस में, ठीक है ना, क्वेश्चन के केस में खत्म हो रही है, ठीक है ना। अब सर अगर ये बात यहाँ पे ये होती, अगर ये बात यहाँ पे होती, ये यहाँ पे कोई रिलेशन, और जो ये वाई को जो धमकी दी जा रही है, ये वाई को किसकी फिक्र हो रही है? ये वाई को किसकी फिक्र हो रही है? जेड की फिक्र हो रही है या सर अपने बेटे की फिक्र हो रही है जिसकी वजह से वो हाँ या ना बोलेगा? सर अपने बेटे की फिक्र हो रही है। जेड उसकी डॉटर नहीं है, जेड से कोई रिलेशनशिप नहीं है सर। जेड इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जेड जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपने बेटे की फिक्र हो रही है, ठीक है ना। जेड इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को भले वो मार दे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड ने जो यहाँ पे अपनी कंसर्न दी है ना, अगर पेपर के अंदर आ जाए तो भाई देखो, पेपर के अंदर ये आपसे, ये आपको नहीं बताया जाए, पेपर के अंदर आपको ना ये नहीं बताया जाए, सिर्फ आपको बोला जाए एक थ्रेटन्स टू किल जेड इफ वाई रिफ्यूजेस टू सेल हिज हाउस टू हिम, वाई एग्रीज टू सेल हिज हाउस। तो आप सर ये लिखेंगे कि भाई जेड इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ना कंसर्न का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेड का कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बताया गया। जेड इज स्ट्रेंजर, जेड का कोई भाई स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, जेड की कोई रिलेशनशिप नहीं बताई गई, तो इसका ना फ्री कंसर्न से कोई नहीं फर्क पड़ता। पर यहाँ पे ये बात आ जाए, असल में ये जेड सीधा सीधा आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और इसको यहाँ से हटाया जाए तो सर ये वही बात हो जाएगी कि भाई जो वाई है उसका फ्री कंसर्न सर यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि उसको क्वेश्चन दी जा रही है कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो तेरे बेटे को हम मार देंगे, ठीक है। तो सर ये आपकी एक एग्जांपल हो गई, ये आपकी एक एग्जांपल हो गई। आ जाए सर दूसरी एग्जांपल की तरफ। सर अब दूसरी एग्जांपल में ये है कि एक थ्रेट कर रहा है, एक थ्रेटन्स टू किल y if y refuses to sell his house to z, ठीक है, y agrees to sell his house। ये बताओ क्या कह रहा है? एक threatens to kill y if y refuses to sell house to z, y agrees to sell। ये बताओ, ये सर इसके अंदर सर इसका इसका जो जवाब होगा आप किस तरीके से, ये यहाँ पे सर ये जो इसकी कंसर्न ऑब्टेन की जा रही है किस फॉर्म में की जा रही है?
यहाँ पे जो इसकी कंसर्न ऑब्टेन की जा रही है किस फॉर्म में की जा रही है सर? क्वेश्चन से की जा रही है, बिल्कुल अगेन क्वेश्चन से की जा रही है। अच्छा एक और बात बताओ, क्वेश्चन से तो की जा रही है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर एक और बात पढ़ी थी हमने, अगर इसको तुम लोग ड्राफ्ट करने लगो पेपर के अंदर तो इसको कैसे ड्राफ्ट करोगे सर? आप इसको ना इस तरीके से ड्राफ्ट करोगे, आप इसको इस तरीके, ये भी ना आंसर लिख रहा हूं मैं, आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई हेयर वाइज, इसको ना ये हेयर वाइज कंसर्न हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय सर, ऑब्टेन्ड बाय क्वेश्चन, ठीक है। दो एक्स इट्स एक्स इज अ stranger to the contract, so coercion या so threat is performed, so threat is performed through a stranger, या through so threat is given, या so threat is exercise कर देते हैं सर यहाँ पे। आपको सर मैंने ये बात पढ़ाई थी कि जो थ्रेट होगी ना वो क्या होगी सर? जो थ्रेट होगी वो किसके फॉर्म में दी जाएगी सर? वो थ्रेट जो होगी वो दी जाएगी सर किसके फॉर्म में सर? वो दी जाएगी, अल्लाह आपका भला करे सर, किसी और के फॉर्म में भी ना दी जा सकती है, किसी और के फॉर्म में भी थ्रेड जो है सर वो दी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? ये वाला केस भी समझ में आ गया? चले सर अब अंडर इन्फ्लुएंस का केस करते हैं। अब एक्स एडवांस्ड रुपीस, एक्स एडवांस रुपीस 10,000 टू हिज सन, ठीक है। वाई ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी, why during his minority and obtained upon vice, obtained upon vice coming of age, a bond from y for rupees 1,000,000, एक एडवांस रुपीज 10,000 to his son y during his minority and obtained upon y's coming of age, a bond from y for rupees 1,000,000, ठीक है भाई। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये बताओ? 108,000 सर। ये क्या कह रहा है? एक्स बाप है और वाई जो है ना बेटा है। वाई जो है वो मिनोरिटी है, वाई जो है ना मिनोरिटी है, वाई बेचारा 18 साल से कम है। एक्स ने क्या किया, उसको 10,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए देके 1,00,000 का बॉन्ड उससे ले लिया, 1,00,000 का बॉन्ड उससे ले लिया। ये बताओ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर? सर इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे अगर कहा जाए तो लिख लेना, नहीं कहे तो नहीं लिखना। ये बताओ कि ये जो हुआ, ये बात, ये एग्जांपल आपको समझ में आई? एक्स ने 10,000 रुपए एडवांस दिए अपने बेटे को और उसका जो बेटा है, ठीक है ना, उसका जो बेटा है वो एज ऑफ मिनोरिटी है, वो 18 साल से कम है और उससे जो है ना उसने 1,00,000 रुपए का बॉन्ड ले लिया, 10,000 रुपए में 1,00,000 का बॉन्ड ले लिया। ये बताओ ये कौन सा मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो किसके थ्रू से फ्री कंसर्न जो है ना सर वो उसके ना अनफेयर एडवांटेज, सर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ, ठीक है सर। आगे बढ़ता हूँ, एक और केस की तरफ आते हैं सर। उसके अलावा अ पुअर हिंदू widow, a poor Hindu widow agreed to pay interest at 100% per annum, per annum because
because she needed the money. She needed money to establish. She needed the money to establish her right of maintenance. ठीक है. It was held that the lender was in position to dominate the will of widow. सर ये क्या कह रहा है सर? इसको बताएं, इसको पढ़ें सर, इसको रीड करें, बताएं सर इसको. A poor Hindu widow agreed to pay interest at 100% because she needed the money to establish her right of maintenance. It was held that the lender was in position to dominate the will of widow. ठीक है ना. 100% सूद पे उसको जब भी देना पड़े क्योंकि वो जो लेंडर है उसने उस पे ना डोमिनेट कर लिया. A devotee gifted her property to her spiritual guru to secure benefits to her soul in next world. It was held that spiritual was in position to dominate the will of devotee. भाई एक गुरु ने बोला अपने जैसे पीर और मुरीद वाला हिसाब किताब होता है ना, तो पीर ने एक ने बोल दिया अपने मुरीद को कि भाई बात सुन, तू ना मुझे अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे दुनिया में गिफ्ट कर दे, तो ना तुम्हें ना मैं क्या करूंगा कि जन्नत में ना या तुम्हारा जो अगला वर्ल्ड होगा ना सर, ये तो ये एक हिंदुओं की एग्जांपल है, तो उसके अंदर ना मैं तुम्हें ये करूंगा कि वहां पे ना तुम्हें ये मैं गिफ्ट कर दूंगा, वहां पे ना तुम्हें ये वापस कर दूंगा. देखो तुम अगर मुझे गिफ्ट नहीं करोगे तो अगली दुनिया में ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें अगले वर्ल्ड में ना ये वापस कर दूंगा. तो सर ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस वाला भी हिसाब किताब है यहाँ. ये प्रॉमिस परफॉर्म भी नहीं हो सकता. और वो जो बंदा है वो अपने गुरु पे सर अपने पीर पे अंधा यकीन करता है, तो उसने अंधे यकीन का अनफेयर एडवांटेज लिया और उससे ना ये गलत तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया कि जो ये बात हो ही नहीं सकती. ठीक है ना. एक सेन सर ये इन केसेस को ध्यान से देखना, ये बता रहा हूं, ये पेपर के अंदर ना इसी तरीके के केसेस आ सकते हैं. अबाउट 90 years. ठीक है. फिजिकली infirm and mentally in distress, executed a gift deed of his properties in favor of by his nearest relative who was looking after his daily needs and managing his cultivation. ठीक है. अब ये बताओ कि सर इसके अंदर जो डोमिनेट पोजीशन है वो किसकी है? इसके अंदर डोमिनेट पोजीशन किसकी है? सर इसके अंदर डोमिनेट पोजीशन किसकी है? ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या क्या कहा है सर? वाई की. कि भाई एक से एक बीमार बंदा है, ठीक है, और उसका ना ख्याल कौन कर रहा है सर? उसका ख्याल कर रहा है वाई, और एक्स ने क्या कर लिया, उसको ना अपनी
ये प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट कर दी, डोनेट कर दी, इस तरीके से। यहाँ पे आप इस तरीके से पेपर के अंदर लिखोगे कि भाई, पेपर के अंदर आप इस तरीके से लिखोगे, इट वाज हेल्ड डेड वाई इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एक्स। बिल्कुल ये अंडी इन्फ्लुएंस है भाईजान, ये अंडी इन्फ्लुएंस में है। इट वाज हेल्ड डेड वाई, अगर वो दिल से देना चाह रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उसको कह रहा है कि यार बात सुन, मैं तेरा ख्याल व्याल जब करूंगा जब ना तू ये काम करेगा, अगर वो अपने दिल से दे रहा है ना, मोहब्बत में, तो अलग बात है। लेकिन वो उसको कह रहा है कि यार मैं ना, अगर तू मुझे ये सारी चीजें देगा तो मैं तेरा ख्याल करूंगा अच्छे तरीके से, वरना नहीं करने वाला। तो वो ख्याल करने का अनफेयर एडवांटेज दे रहा है। अगर आप इसको सर, जो रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाई है, तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि सर वो जो हिसाब किताब था ना, पेशेंट वाला, तो सर आप इसके अंदर जो है ना, ये चीजें मेंशन करोगे ना, आप इसके अंदर जो है ना, आप ये बताओगे ना, इट वाज हेल्ड डेड वाई इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे वाई ऐसी पोजीशन में है कि वो डोमिनेट कर सकता है विल एक्स की, और यहाँ पे अटेंडेंट और पेशेंट वाला हिसाब किताब भी हो सकता है। उसी जैसा मिलता जुलता यहाँ पे ना सर लिंक बन रहा है, उसी जैसा मिलता जुलता यहाँ पे लिंक बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल बता रहा हूँ। X was in great need of money. The market rate of interest prevailing at that time was 15% to 24%. A lender agreed to grant the loan at 30% because of in money market. अब ये बताओ, ये क्या कह रहा है सर, ये कौन सा एग्जांपल हुआ सर? X was in great need of money. The market rate of interest at the time of 15 to 24. A lender agreed to grant the loan at 30% because of stringency in the market. मार्केट के हालात खराब है, वहां पे मतलब नहीं मिल रही। नहीं सर, इसका जवाब ना, देखो, अब देखो 30% पे वो उसको दे रहा है। 30% इतना ना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 30% इतना कोई सर अंडी इन्फ्लुएंस नहीं है, ये अंडी इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पे 30% ना इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 30% इतना कोई बड़ा सूद नहीं है। तो इसका अगर जवाब लिखने, ये मेरे हिसाब से अंडी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। इसका अगर मैं जवाब लिखने जाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा, देखो ड्राफ्टिंग भी इस तरीके से होगी, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज, सर दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज,
सर इसका ना जवाब इस तरीके से लिखूंगा, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन अनकॉन्शियबल ट्रांजेक्शन merely because of an annual high rate of interest, ठीक है ना। however of the if the lender, ये ना ऑफ नहीं है, if होगा सर यहाँ पे, however if the lender agree to grant the loan at the rate which is so highly, say 75% on it, then the court considered that consent is caused by using unfair। ये इतना कोई मार्केट से मैंने ज्यादा कोई रेट ऊपर नहीं दिया, मार्केट के अंदर 15 से 24% चल रहा है, मैंने 30% दे दिया, इतना मैंने हाई नहीं दिया। अगर मैं 75% या 100% ले रहा होता, जब जो है ना सर ये अंडी इन्फ्लुएंस कहलाया जा सकता है, ठीक है ना। सर अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आता हूं सर फ्रॉड के केसेस के अंदर। सही है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आ जाए सर, मैं फ्रॉड के केसेस के अंदर ना आ रहा हूं। यार वो तो बात सुनो ना, 30% इतना कोई हाई नहीं है, नहीं नहीं 30% इतना कोई हाई नहीं है यार। 6% की कौन सी तुकबंदी है, अगर मैं उसे बिल्कुल ही डबल अमाउंट करके ले रहा हूँ तो वो अलग चीज है। 6% इतना कोई नहीं आता, 6% जो है ना वो इतना कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है। अब आ जाए सर, हम फ्रॉड के केसेस कर लेते हैं। एक फ्रॉडलेंटली informs y date x state, x state is free from encumbrance on the faith of x statement। अब ये मुझे ये भी बताओगे तुम, ये कौन सा रिलेशनशिप था एक्स और वाई के दरमियान। एक्स बाय द स्टेट, एक्चुअली द स्टेट इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज। ये बताओ सर, ये कौन सा फ्रॉड है सर यहाँ पे। सर एक्स वाई को बताता है, एक्स गया, एक्स गया वाई के पास, एक ये जो है ना, एक्स जो है ना वो कोई स्टेट एजेंट है, ठीक है। एक्स कोई स्टेट एजेंट है, ठीक है, या स्टेट एजेंट है, या इस तरीके से बोल लो कि एक्स जो है ना वो कोई घर, उस घर सेल करना चाहता है। वाई गया उसके पास कि भाई बात सुन, वाई गया उसके पास ना, मैं ना तेरा कोई घर खरीदना चाहता हूँ, और तेरे घर पे कोई मतलब ये मोर्गेज वगैरह तो नहीं हुआ ना। पता है ना मोर्गेज क्या होता है, कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि जब मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ और अगर कोई चीज मुझे सिक्योरिटी रखवानी होती है तो उसके कागजात बैंक को जमा करवा लेता हूँ। सर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, पोजीशन मेरे पास ही रहता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, एक्स के पास वाई गया, वाई ने बोला कि मैं तुझसे घर खरीदना चाहता हूँ। एक्स का जो घर था वो मोर्गेज था, एक्स का जो घर था वो मोर्गेज था, एक्स ने कोई लोन वगैरह दिया हुआ था तो टाइटल बैंक को दे दिया था। वाई ने बोला कि तेरा घर मतलब इन सारी चीजों से फ्री है ना, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना कि मोर्गेज वगैरह हो। एक्स एक्स ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, तुम मुझसे ना ले सकते हो। भाई इसी तरीके से ना वाई ने उससे घर खरीद लिया, वाई ने घर खरीद लिया। अब वो जो घर निकला वो कौन सा निकला, मॉर्गेज निकला। ये बताओ सर कि ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। सो अगर फ्रॉड हुआ तो ये कौन सी असर्जन हुई, फॉल्स असर्जन हुई, या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ, या एम्प्टी प्रॉमिस हुआ। सर कौन सा हुआ, आप मुझे बताएं सर ये बात। बिल्कुल सर, ये ना फॉल्स असर्जन हुई बात, ये फॉल्स असर्जन हुई, बिल्कुल फॉल्स असर्जन हुई, एक्टिव कंसीलमेंट नहीं हुई, ये फॉल्स असर्जन हुई, ठीक है ना। उसको घर की ना ये सारी चीजें थी वो उसको ना नहीं बताई गई, फॉल्स असर्जन हुई, ठीक है।
तो सर आ जाए अब दूसरा सर। अच्छा, इस चीज को मैं क्या कहते हैं सर, अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? हेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द वाई, ठीक है ना। वाई कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वाई इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, बिकॉज एक्स with the intention to deceive y induce y to enter into the contract। सही है सर, ये इसका ना मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो इसको इस तरीके से लिख रहा होता, ठीक है। अच्छा आ जाए सर दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी, ठीक है, एक्स करेक्टली इन्फॉर्म्स वाई that the monthly sales of his business are rupees सर 1 million, या लेट सपोज 100,000 कर दो, ठीक है। इनमें द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ बिजनेस was signed during this period the monthly sales decreased to rupees let's say कोई 50,000, ठीक है। अब ये बताओ सर क्या कह रहा है, एक्स 1 जनवरी को एक्स ने वाई को बताया कि मंथली सेल जो हमारे कारोबार की होती है वो 1 लाख रुपए होती है, ठीक है। और हुआ ये, वाई जो है ना, वाई खरीदना चाहता है एक से कारोबार। वाई ने असल में सिनेरियो ये, वाई जो है ना वो एक से कारोबार खरीदना चाहता है। वाई ने एक से पूछा तुम्हारा जो ये कारोबार है, लेट सपोज कोई दुकान है, तुम्हारी मंथली सेल कितनी होती है? तो एक्स ने बताया कि यार हमारे जो कारोबार की मंथली सेल होती है ना वो होती है कितनी, 1 लाख रुपए माहना। वाई ने इसके चक्कर में, एक इस बात के चक्कर में, इस धोखे के चक्कर में सर क्या कर लिया सर, ये कारोबार ना खरीद लिया, ये कारोबार खरीद लिया। और हुआ ये, ड्यूरिंग दिस पीरियड द मंथ सेल डिक्रीज बाय ₹50, मतलब 1 जनवरी में, 1 जनवरी के पीरियड में, ये 1 जनवरी का जो महीना गुजर गया इसमें सेल जो थी वो 1 लाख से 50,000 गिर गई, तो 50,000 की सेल हो गई। तो मतलब ये बात झूठ निकली, ये बात झूठ निकली। तो सर ये बताओ ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल फ्रॉड हुआ। सर अगर फ्रॉड हुआ तो ये बताओ कि फ्रॉड तो हुआ, ठीक है, लेकिन ये कौन सा हुआ, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ या एक्टिव कंसीलमेंट हुआ? सर ये यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट हुआ। सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट हुआ कि उसने ना उससे सेल्स छुपाई, ठीक है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, उससे ना सेल्स छुपाई, उसने कंसील की ये बात, ठीक है। आ जाए सर अब एक और केस कर लेते हैं। एक सेट है डिफेक्टिव कैनन in order to conceal the defect he put a metal plug on it। सही है। why bought this cannon, ठीक है, without examining, इसको ना मैंने थोड़ा चेंज किया है, examining, ठीक है ना। अब हुआ कि क्या कि when by used it सर ब्रस्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेट सपोज, अब हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, वाई ने मना कर दी पेमेंट देने से, वाई रिफ्यूज टू पे दी अमाउंट, ठीक है ना।
अब ये बताओ कि सर ये यहाँ पे फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, क्या वाई के पास चांस है इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए या उसको पैसे देने पड़ेंगे? ये बताओ कि सर ये एक्स एक्स के पास डिफेक्टिव कैनन थी, वो सेल कर रहा था, उसने डिफेक्टिव कैनन को, जो डिफेक्टिव पीस था ना उसका, जहां से डिफेक्ट थी वहां से उसने क्या किया, उसको कलर वलर करवा के सर उसको ना इस तरीके से उसको ना बनवा दिया जैसे ना उसका ना वो डिफेक्ट छुप जाए। अब वाई ने बिना चेक करके, देखो वाई ने बिना चेक करके विथआउट एग्जामाइनिंग उसको क्या कर दिया, परचेज कर लिया, और जैसे यूज किया तो वो सर फट गई। अब ये बात बताओ कि जो वाई है, ये बात बताओ कि वो सर जो वाई है उसको ये क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, लायबल है कि नहीं? सर अब बात ये है कि ये फ्रॉड वो करना तो चाह रहा था, लेकिन याद रखो एग्जामिनेशन में हम एक्सेप्शन में हम पढ़ के आए थे, व्हेन द एग्री पार्टी व्हेन द एग्री पार्टी के पास ये चांस था कि अगर वो एग्जामाइन करती तो वो डिफेक्ट को क्या कर सकती थी, सर वो डिस्कवर कर सकती थी। हाँ, अगर मैंने फुल एग्जामाइन किया, बिल्कुल ऑर्डिनरी डिलीजेंस, अगर मैं फुल एग्जामाइन किया और उसके बाद भी मैं डिफेक्ट को नहीं पकड़ सका तो ये एक्टिव कंसीलमेंट हो जाती। लेकिन मैं एग्जामाइन ही नहीं कर रहा हूं, मैं चेक करके ही नहीं ले रहा हूं चीज, तो इसमें मेरा कसूर है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर ये होगा कि वाई इज लायबल, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि भाई वाई जो होगा ना वो लायबल होगा ये पैसे देने के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट वाई वॉज लायबल टू पे एज ही वॉज नॉट एक्चुअली डिसीव्ड बाय फ्रॉड बिकॉज ही वुड हैव बॉट इट इवन इफ नो डिफेक्टिव प्लग वाज इंसर्टेड। भाई उसको ना ये क्या करना था कि ये जो चीज थी ना ये वॉइड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसको एग्जामाइन कर सकता था, एक्सेप्शन के अंदर ये बातें कवर करवा के आए हो। सर ये बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? सर आ जाए अब, और मजीद जो है ना इसके केसेस कर लेते हैं। सर अब एक और केस कर रहा हूं मैं। ए सेल्स बाय ऑक्शन to be a horse which A knows to be unsound. A says nothing to be about the horse unsoundness. सर ये बताओ ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? भाई ए ने क्या किया, ऑक्शन के थ्रू अपना एक हॉर्स था वो बी को सेल कर लिया, लेकिन ए को पता है कि ये जो मेरा हॉर्स है ना ये अनसाउंड माइंड है, ये पागल है, ये अपने सेंसेस में नहीं है, ये अपने होशो आवाज में नहीं होता है, ये सर दिमाग का ऐसे ही है। लेकिन ए ने ना बी को ये बात नहीं बताई, ठीक है ना, बी को नहीं बताई, एक खामोश रहा, एक खामोश रहा। ए को पता थी लेकिन एक खामोश रहा। सर साइलेंस इज टू फ्रॉड में बात कवर हो रही है ये बात। ए ना खामोश रहा, ए ने नहीं बताई ना, बिल्कुल ये सर फ्रॉड नहीं हुआ। साइलेंस इज टू फ्रॉड, साइलेंस इज टू फ्रॉड, साइलेंस इज टू फ्रॉड कभी भी फ्रॉड नहीं होता, ठीक है ना भाई। उसने जो है ना नॉट अ फ्रॉड, बिल्कुल ये जो है ना दिस इज नॉट अ फ्रॉड भाई, ये फ्रॉड के अंदर कवर नहीं होगी बात, ठीक है सर बिल्कुल। अब आ जाए दूसरा केस कर लेते हैं। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स enter upon a contract, enter upon a contract. A is private information, A is private information, ठीक है, of a change in price which would
B is willingness with the contract. बताएं, A and B being traders enter upon a contract. A the prior information of change in price which would affect B's willingness to private sir willingness to proceed with the contract. लेकिन सर यहाँ पे ना B जो है सर A जो है ना वो बिल्कुल खामोश रहा. A जो है यहाँ पे बिल्कुल खामोश रहा. तो ये बताओ कि ये यहाँ पे कौन सा एग्रीमेंट होगा? ये यहाँ पे फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? सर ये बताओ कि फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? सर ये फ्रॉड होगा. क्यों फ्रॉड होगा? सर फ्रॉड होगा क्यों? फ्रॉड यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप है. ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी ट्रेडर्स हैं और ए और बी साथ मिलके एग्रीमेंट करते हैं और यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है. ए और बी को एक दूसरे को बातें बतानी है. अगर दोनों में से कोई भी बात छुपाएगा कोई एक दूसरे से तो वो फ्रॉड के अंदर कवर हो रही होगी. यहाँ पे साइलेंस नहीं रहनी चाहिए. ठीक है. तो सर अब आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको ना केसेस करवाने लगा हूं मिस रिप्रेजेंटेशन के. एक sold his hotel to Y and stated date. A part of the hotel is occupied by a tenant who is most desirable. In fact, the rent from the rent could only be and was and it was held that Y was entitled to avoid the contract because X's statement amounted to misrepresentation. X sold his hotel to Y and stated that a part of the hotel is occupied by a tenant who is most desirable. ठीक है. In fact, the rent from the tenant could only be recovered under pressure and was currently much in area. ठीक है ना. अब देखो X ने Y को होटल सेल कर दिया. ठीक है ना. और उसको बताया कि ये जो होटल है ना ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक बंदा है जो जरूरतमंद है. ठीक है ना. उससे ना हमने ये क्या किया हुआ है, उसको हमने दिया हुआ है. ठीक है ना. ये होटल जो है ना मैं तुझे सेल तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने किराए पे दिया हुआ है एक बंदे को जो कि ना बहुत जरूरतमंद है लेकिन वो किराया देता रहता है. In fact, the rent from the tenant could only be recovered under pressure and was currently much in area. ठीक है. अब बात ये है कि X ने ना उसको झूठ बोल के सर ये उसको ना क्या कर लिया, उसको सेल तो कर दिया, मिस रिप्रेजेंट करके सेल तो कर दिया. ठीक है. लेकिन उसको ये बोला कि यार बात सुन, ये ना मैंने असल में उस बंदे से उसको चीज बिल्कुल सही सेल की है, होटल में कोई मसला नहीं है, लेकिन सेल उस वजह से किया हुआ है कि जिसको इसने ये किराए पे दिया हुआ है ना जिस बंदे को, उस बंदे से किराया बहुत रहता है और उसको ना एरियर में लेना पड़ता है. एरियर में मतलब काफी दिनों के बाद उसको. नहीं सर ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि देखो होटल पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हो रहा है जो तुम्हारा होटल है ना वो सर क्या कहते हैं उसके अंदर तो कोई मसला नहीं है ना, उसके अंदर तो कोई बात मसले में नहीं आ रही ना.
जो मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखो फ्रॉड के लिए मैं तुम्हें पढ़ा के आया था कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ना उसके लिए मसला हो रहा हो और एक पार्टी को नुकसान हो रहा हो, सफर्ड लॉस हो रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा तो कोई सीन नहीं आ रहा ना, तो इस वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कवर है। और यार रेंट वाली जगह होटल का पार्ट है, लेकिन होटल के अंदर कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वो इस तरीके से कर सकता है कि टेनेंट को निकाल दे, टेनेंट जो है उसको निकाल दे। आ जाओ दूसरा एग्जांपल करवा लेता हूँ, उसमें और ज्यादा कवर हो जाएगी। एक सेज टू बाय, हु इंटेंड्स टू परचेस, हु इंटेंड टू परचेज हिज लैंड, ठीक है। माय लैंड प्रोड्यूसेस, अब ना ये एक्स कह रहा है इसको 2 टन्स ऑफ राइस पर एकड़, ठीक है। एक्स बिलीव्स, एक्स को लगता है ये, एक्स बिलीव्स द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, ठीक है। एक्स जो है ना वो वाई को कह रहा है, एक्स वाई को कह रहा है, वाई वो बंदा है जो कि ना उससे सर उसकी जमीनें खरीदने आया है। एक्स वाई को कह रहा है कि यार मुझे जो लगता है ना, यार मुझे जो लगता है ना, ये जो मेरी जमीन है ना जो तुम खरीदने आए हो, ये 2 टन्स ऑफ राइस जो है ना पर एकड़ जो है ना ये प्रोड्यूस करती है। और मुझे जो लगता है ना, और एक्स को वाकई ये लगता है कि मैं उसको सही बोल रहा हूँ, इसको ये वाकई लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। although he has no sufficient ground for belief, लेकिन उसके पास ना ऐसी कोई बात 100% नहीं है कि वो उसने कभी खुद से देखा नहीं है, लेकिन उसको बोल दिया कि मेरी जो है ना ये जो है ना, और उसको ऐसा भी है, अंदाजा है उसको एक्स को कि मेरी जो ये जमीन है वो 2 टन ऑफ जो है सर एकड़, 2 टन ऑफ राइस जो है वो पर एकड़ प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। वाई परचेजेस एक्स लैंड, वाई ने क्या कर लिया, उसकी इस बात में आके सर वो उसने क्या कर लिया, उसकी स्टेटमेंट में आके उसने ये जमीन खरीद ली। अब ये बताओ सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाई ने जमीन को ऑपरेट किया और उसके वाई ने ये फाइंड किया कि भाई लैंड जो प्रोड्यूस करता है ना, लैंड जो प्रोड्यूस करता है सर, लेट से वो प्रोड्यूस करता है भाई सिर्फ और सिर्फ 1.5 एकड़। अब ये बताओ ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन हुई सर, ये रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन हुई सर, ये धोखा तो नहीं हुआ ना। नहीं धोखा नहीं हुआ, क्योंकि जो बंदा सेल कर रहा है ना उसको खुद ही नहीं पता, उसको खुद ही नहीं पता कि ये कितने एकड़ प्रोड्यूस करती है, ये कितने एकड़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके अलावा आ जाए सर, अब ना एक और मजे का आपको ना कंपनी लॉ के साथ ना इसको मैच कर लेते हैं। कभी कभी इस तरीके का आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ये कंपनी लॉ का सवाल था या जो है मर्केंटाइल लॉ का सवाल था। तो कंपनी को भी ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे ना कंपनी के उसके अंदर पढ़ा था मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी के कंपनी कैन इंटर इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। The prospectus of company contained a statement that the company had been authorized by a special act of the parliament to use steam or mechanical power for रनिंग दी ट्रेन्स। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में उसको अपनी कंपनी को प्रोस्पेक्टस में अपने कारोबार की जानकारी देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसने अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिख दिया कि भाई हमें ना नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में इस चीज की हमें इजाजत मिल चुकी है कि हम अपनी जो ट्रेन्स जो है उनको चलाने के लिए, हम जो है अपनी ट्रेन्स को चलाने के लिए स्टीम या मैकेनिकल पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट द अथॉरिटी टू यूज द स्टीम was subject to the approval of the बोर्ड ऑफ ट्रेड। इन्होंने बोला कि हमें मिल चुकी है, लेकिन अभी मिली नहीं है, वो अभी बोर्ड ऑफ ट्रेड से अप्रूव होने वाली है। इनको लगता है, कंपनी को लगता है कि हमें अब यार ये बोर्ड वाले ना
बोर्ड ऑफ ट्रेड वाले ना हमारी बात अप्रूव कर लेंगे, तो इस बात को ना हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे सर, ये प्रॉस्पेक्टर में लिख देते हैं कि भाई हमें जो है ना अथोराइज हो चुके हैं, हमें ये इजाजत मिल चुकी है, और इनको लगता है कि हमें मिल भी जाएगी, लेकिन अभी तक ये इजाजत मिली नहीं है, अभी तक अप्रूवल पेंडिंग है। और इनको ना ये असल में हकीकतन में इनको ये लिखना चाहिए था कि यार हमने अप्रूवल के लिए कहा हुआ है और अप्रूवल जो है ना अभी तक पेंडिंग है, हमें लगता है कि मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इन्होंने ये लिख दिया कि भाई हमें ना अप्रूवल मिल चुका है, हकीकत में वो जो है ना पेंडिंग है। और इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, कि यार ये जो हकीकत में ना ये जो अप्रूवल जो है ना ये सर वहां पे। और आगे चल के क्या हुआ कि सर ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है ना, इसने अप्रूव नहीं किया, इसने इसने अप्रूव नहीं किया कि आप जो है ना ये यूज ऑफ स्टीम या मैकेनिकल कर सकते हो, ठीक है। और अब इस प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किए जाते हैं सर, प्रोस्पेक्टस इस वजह से किए जाते हैं क्योंकि सर हम कंपनी के सेल कर सकें, शेयर वगैरह सेल कर सकें या सिक्योरिटीज, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको अप्रूवल नहीं मिला और कंपनी आगे उनका कारोबार नहीं चल सका, तो कंपनी क्या हो गई, कंपनी सर वाउंड अप हो गई, कंपनी बंद हो गई, कंपनी वाउंड अप हो गई, कंपनी वाउंड अप हो गई। अब जिन लोगों ने इस प्रोस्पेक्टस पे बिलीव करके क्या किया होगा सर, उन लोगों ने शेयर्स वगैरह लिए होंगे तो उनको नुकसान हो गया होगा, तो अब शेयर होल्डर क्या करेंगे सर, शेयर होल्डर जो जिन लोगों ने इस प्रोस्पेक्टस पे बिलीव करके इन्वेस्टमेंट की, वो क्या करेंगे सर, वो फाइल करेंगे, क्या फाइल करेंगे सर, वो सूट फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे अगेंस्ट किसके सर, उन बंदों के जिन्होंने सर ये जो है ना ये प्रोस्पेक्टस बनाया था, ठीक है ना। तो अब कोर्ट का क्या फैसला होगा, और उन्होंने बोला इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, पर कोर्ट ये कहेगी जब कोर्ट ये इंस्पेक्शन वगैरह करेगी, ठीक है ना, कि भाई इन्होंने इन्होंने फ्रॉड नहीं किया था, ठीक है ना, ये फ्रॉड नहीं किया था इन्होंने, हाँ पर इन्होंने ना ये ये जरूर किया था, ये तुम्हारे गिल्टी हैं, इन्होंने ना तुम्हारे साथ गलत किया, ठीक है ना, इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इन्होंने तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं किया, इन्होंने तुम्हारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की। क्यों फ्रॉड क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको ये लगता था किस तरीके से लिखोगे, ये ना तुम्हें आंसर लिखना सिखा रहा हूं, गिल्टी ऑफ फ्रॉड is they honestly believed that once the parliament had authorized the use of steam, the consent of board of trade practically concluded। तो सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, सही है, बिल्कुल वाइड होगा सर, बिल्कुल इनविटेशन टू ऑफर ए प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। तो सर ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो लिख ले भले, इस तरीके से ना आपके लिए भी ये सवाल आ सकता है, ठीक है। चलें सर, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं, अब इसका ना जवाब बताना। एक्स लीड्स बाय erroneously to believe that 1000 months of indigo are made annually at X factory, ठीक है भाई। एक्स जो है ना वो वाई को बोल रहा है कि अल्लाह की कसम मेरी जो फैक्ट्री के अंदर में ना 1000 माउंट्स ऑफ इंडिगो जो है ना वो प्रिपेयर किए जाते हैं। वाई ने क्या किया, परचेज करने से पहले
एग्जामाइन करवाया, एग्जामाइन करवाया उसके अकाउंट्स में से कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। सर इस एग्रीमेंट में इंटर होने से पहले, इस फैक्ट्री को परचेज करने से पहले वाई ने चेक करवाया और उसके अंदर इस बात का उसको पता लग गया कि ये झूठ बोल रहा है, और इसके अंदर तकरीबन कोई 800 मंथ्स ऑफ इंडिगो जो है ना वो सर प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी सर इस बात को एग्जामाइन कर लिया, उसके बाद एग्जामाइन कर लिया, फिर भी ना मतलब वाई को पता चल गया ना ये मुझसे झूठ बोल रहा है। उसके बाद भी वाई ने क्या किया, ठीक है ना, ये फैक्ट्री बाय कर ली। अब ये बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या ये वाइडेबल होगा ऑन द ऑप्शन ऑफ वाई, एक्स के झूठ की वजह से? क्या ये वाइडेबल होगा? क्या ये नहीं सर, इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, हेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल on account of X is misrepresentation because because Y after becoming aware, Y after becoming aware of misrepresentation takes the benefit। उसको सब पता था, फिर भी ना उसने ये जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, जानबूझ के ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो सर इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब भाई वो वाई डबल नहीं होगा उसके ऑप्शन में, तो आप इस तरीके से इसका जवाब लिख सकते हो। ठीक है, अब सर आ जाए, अब मिस्टेक के एग्जांपल्स करवा लूं आप लोगों को मैं। आ जाए सर, अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब ना मिस्टेक के करवा रहा हूं, मिस्टेक के एग्जांपल करवा रहा हूं। ठीक है, तो आ जाए, एक्स, सर एक्स बाइस अ पेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है, बिलीविंग इट टू बी वर्थ रुपीज 50,000। ठीक है, वाइल इन फैक्ट इट इज वर्थ ओनली रुपीज 5,000। ये बात सुनो सर, एक्स गया वाई के दुकान पे, और उसके वाई के दुकान पे ना एक पेंटिंग पड़ी हुई थी। एक्स ने क्या किया, उसके ना एक्स ने समझा कि यार ये जो पेंटिंग है ना मुझे 50,000 की लग रही है, और एक्स ना वाई को 50,000 रुपए दे के आ गया। हकीकत में उसकी जो पेंटिंग थी वो कितने की थी? 5,000 की। उसकी जो कीमत थी वो 5,000 की। फिर एक्स लेके गया घर पे, उसके अब्बा ने उसको बोला, फादर ने, बेटा ये जो है ना पेंटिंग तू 5,000 वाली 50,000 में लेके आ गए। एक्स ने जाके केस कर दिया दुकानदार पे कि भाईजान ये जो वाई पे केस कर लिया कि ये जो मैंने तुमसे पेंटिंग खरीदी, तुमने मुझे बताया नहीं कि 5,000 की है, तुमने मुझे क्यों तुमने मुझसे 50,000 रुपए ले लिए? तो यहाँ पे भाई बोलेगा, भाई आपने मुझसे प्राइस पूछी नहीं है, आपने खुद अज्यूम करके 50,000 रुपए देके गए, तो इसमें ना मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सर ये जो कहलाई जाएगी यूनिलेटरल मिस्टेक कहलाई जाएगी। ये क्या कहलाई जाएगी? यूनिलेटरल। और जब भी यूनिलेटरल मिस्टेक होगी तो सर वो वाइड नहीं होगी, वो वाइड नहीं होगी, क्योंकि आपकी अपनी गलती है, आपने खुद से गलत समझा, तो हमारी क्या गलती है? तो सर ये वैलिड हिसाब किताब होगा, यहाँ पे जो हिसाब किताब होगा वो सर वैलिड होगा। अब आ जाए सर, दूसरा यहाँ पे ना एग्जाम्पल कर लेते हैं।
A agrees to buy from B all his horses, believing that B has two horses. A समझ रहा है कि यार B के बाद ना दो घोड़े हैं, ठीक है ना. ए जो है ना वो समझ रहा है कि बी के बाद दो घोड़े हैं, दो हॉर्सेस हैं, तो उसने बी को जाके बोल दिया कि यार मैं ना इस तरीके नहीं बोला कि मैं तुमसे दो घोड़े खरीदना चाहता हूँ. उसने जाके बोला कि तुम्हारे पास जितने घोड़े हैं ना मैं तुमसे सारे खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना. बट बी एक्चुअली, बी के बाद हकीकत में कितने घोड़े हैं सर? थ्री हॉर्सेस. बी ने समझा कि मुझसे इसने आके मुझे बोला है कि मैं तुझसे सारे घोड़े खरीदना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मुझसे ये तीनों घोड़े खरीद लेगा, ठीक है. ए समझ रहा है कि इसके बाद दो घोड़े, तो मैं से दो घोड़े खरीदूंगा. दोनों ने एक दूसरे को ये नहीं बताया कि मेरे पास, ना उसने उसको बताया कि भाईजान मेरे पास तीन हॉर्सेस है, ना उसने उसको बताया कि मेरे पास जो है ना मैं तुमसे ना दो घोड़े खरीदना चाहता हूँ. दोनों ने बोला कि हाँ भाई तू मुझसे सारे घोड़े खरीद ले. उसने बोला हाँ भाई मैं ना तुझसे सारे घोड़े खरीदना चाहता हूँ. अब देखो यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई. दोनों पार्टीज का ना आइडेंटिटी, माइंड जो है वो आइडेंटिकल नहीं है. माइंड आइडेंटिकल नहीं है, तो सर ये बायलेटरल मिस्टेक हो गई. और यहाँ पे एग्रीमेंट इज वॉइड. एग्रीमेंट इज वॉइड. क्यों वॉइड है सर यहाँ पे? बिकॉज देयर इज, यहाँ पे सर बायलेटरल मिस्टेक है. एज टू दी क्वांटिटी ऑफ, एज टू दी क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना. तो ये हिसाब किताब है सर यहाँ पे. इस तरीके से सर इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है. तो सर अब यहाँ पे आ जाते हैं. अब सर यहाँ पे आ जाए, दूसरा कर लेते हैं. ए एग्रीज टू बाय, एग्रीज टू बाय पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बी. बोथ बोथ बिलीव डेट, सर ये क्या कह रहा है कि ए एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बी. ए जो है ना वो बाय करना चाहता है एक घोड़ा बी से, और ए और बी समझ रहे हैं कि ये जो हॉर्स, हम बी समझ रहा है कि जो मैं हॉर्स सेल करने जा रहा हूँ ए को, वो जो हॉर्स है वो कौन सा है? वो सर रेस में भागने वाला. बी भी यही समझ रहा है, और ए जो है ना वो भी यही समझ रहा है कि मैं जो इससे हॉर्स खरीदने जा रहा हूँ वो कौन सा हॉर्स है सर? उसमें भागने वाला, किसके अंदर? रेस के अंदर भागने. लेकिन बाद में पता लगा कि भाई ये तो काट वाला हॉर्स है, ये तो सर रेस में भागने वाला हॉर्स ही नहीं है. तो सर ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ सर? ये एग्रीमेंट वॉइड हुआ. क्यों वॉइड हुआ भाईजान? क्योंकि यहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक है. यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है सर? बायलेटरल मिस्टेक है, ठीक है ना. तो सर अब ये हिसाब किताब है. सर आ जाए, आप एक और एग्जांपल करवा लेता हूं मैं आप लोगों को. बिल्कुल दोनों को कंसिडरेशन. सर सेलर को इस तरीके से नहीं पता कि सेलर ने भी ना अपने कोई बंदा बंदा रखा होगा, तो वो उनको संभाल रहा होगा, उन हॉर्सेस को, उन हॉर्सेस को संभाल रहा होगा. सेलर, मालिक जो है ना वो खुद नहीं संभाल रहा, मालिक खुद ऑफिस में बैठा होगा इस नियत से, ठीक है. अब आ जाए सर. वन ब्लिंकन knowing that Blinken and Company was a reputed customer of Lindsay and Company, ठीक है. placed an order
प्लेस एन ऑर्डर विथ Lindsay and Company by sir by initiating, या छोड़ दे सर, इस एग्रीमेंट इसको छोड़ देना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप काम के लिए। ठीक है, तो सर ये ओवरऑल सारे इन सब के एग्रीमेंट वो थे, कैसे मैंने आप लोगों को करवाए, जो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर करने के लिए करवाए। अब इसके ना मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दे दूंगा जो कि आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, जो कि आप लोग मुझे सॉल्व करके दे रहे होंगे।